जी, मैं आता हूँ फिर बिलाल साहब के पास, फिर मैं आऊँगा धनंजय बाबू आपके पास। आजकल एक फेमस सेइंग है, कल भी हमारे एक विद्वान कह रहे थे कि केजरीवाल भगवंत मान को एज ए विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं या अपने ड्राइवर की तरह यूज करते हैं। महीने में 20 दिन तो मान साहब बाहर रहते हैं केजरीवाल के साथ में, अपनी स्टेट में तो रहते ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी थोड़ा टाइम बैठ के वो एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करते रहते हैं। जिस ढंग से मान का यूज किया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, वो उनको अपमानित करने वाला है। ये हम भी महसूस कर रहे हैं अब इस समय कि मान बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और एक आधी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बराबर की दिल्ली, उसका मुख्यमंत्री जो है ऐसे रुआब मारता है जैसे कि वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो। और शायद थोड़े दिनों बाद आपको आम आदमी पार्टी भी रसातल में जाती हुई दिखाई देगी, जैसे जेडीएस चली गई है, केसीआर के जाने की बारी आ गई है। तेलंगाना से भी सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के वोट वहां पर 28 और 29% के बीच में थे, और आंध्रा कर्नाटक और तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटक में उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है, कांग्रेस का क्लीन स्वीप रहा है वहां पर। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में जो सारे छत्रप हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, और इसलिए ममता जैसी लेडी भी कह रही हैं कि 230 सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए। जो अचल जी ने वर्ड यूज किया निर्ममता, उसके साथ निर्ममता के साथ ही यूज करना चाहिए कांग्रेस को। अब कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। बिलाल साहब, चीजें उतनी सुंदर है नहीं जितनी दिख रही हैं। एक भगदड़ की स्थिति है विपक्ष के अंदर, सिवाय महाराष्ट्र और बिहार जहां चीजें सेटल्ड हैं। जी देखिए वोहरा जी, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का अगर आकलन किया जाए और जो कैफियत और जो जरूरत मौजूदा राजनीतिक खासतौर से क्षेत्रीय दलों की भूमिका की है, उस पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय दलों को ये समझना चाहिए कि जो नेशनल नैरेटिव है उसमें इन क्षेत्रीय दलों को उतना ही उचकना चाहिए जितना इनकी हैसियत होती है। और जब समझौते की बात आती है तो राष्ट्रीय दलों को ये समझना चाहिए कि वो क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर या क्षेत्रीय दलों का अतिक्रमण ना करें, और क्षेत्रीय दलों को ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय भूमिका के अंदर उनका क्या महत्व है और उनका एक सीमा तक ही योगदान हो सकता है। अब रहा इन तीन क्षेत्रीय दलों का जिसका आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केजरीवाल। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा चुनाव होगा तो उन्हें यह समझना चाहिए उनका वोट बैंक का क्या मिजाज है, उनके वोट्स बैंक का क्या माइंडसेट है, जिस पर वो सारा जिस पर उनकी सारी वॉइस निर्भर करती है, जिस पर उनका पूरा पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व निर्भर करता है, जिस पर उनकी पूरी शक्ति निर्भर करती है। वेस्ट बंगाल के अंदर माइनॉरिटीज 32% है, और जो बदलती राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि माइनॉरिटी वोट बैंक को के माइंडसेट को किसी तरह भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वहां पर ये नैरेटिव वर्क करने लगा है। अगर आप क्षेत्रीय अखबारों को स्टडी करें कि बड़ा वोट तो हम कांग्रेस को देंगे और छोटा वोट बैंक, छोटा वोट हमने विधानसभा में दोनों बार ममता दीदी को दिया है। तो इस माइंडसेट को समझने 11 जुलाई को एक आईना सामने आ जाएगा जब पंचायत के चुनावों के रिजल्ट आएंगे और वो पार्टी लाइन पर भी लड़े जा रहे हैं। तो सीपीएम इज वेरी स्ट्रांग इन द विलेजेस सर, देयर कांग्रेस भी स्ट्रांग है सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि माइनॉरिटी एंगल को वहां पर ममता बनर्जी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसी माइनॉरिटी एंगल को आंध्रा में किसी तरह भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तेलंगाना में केसीआर को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और दिल्ली में केजरीवाल को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये वो माइनॉरिटी वोट बैंक है जो मौजूदा हालात के अंदर पार्टी के अंदर एक दबाव बनाता है, और ये दबाव पार्टी के अंदर भी बनता है और परसेप्शन में भी ऐड होता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी 7 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो टोटल 42 सीट्स हैं, और तेलंगाना की बात करें तो वहां मेरा ख्याल है 17 सीटें हैं।
अगर आप इनको ऐड कर ले तो 66 सीट्स होती हैं। तो यहाँ इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो माइनॉरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में जो हमने कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा, हालांकि हिमाचल में माइनॉरिटी बहुत कम है, जिस तरह से माइनॉरिटी, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो वॉइसेस डेवलप हो रही है, आपने अखिलेश का भी जिक्र किया था, इसलिए मैं उस नैरेटिव को भी सामने रखना चाह रहा हूँ। तो ये माइनॉरिटी का जो एंगल है, जिन पर इन क्षेत्रीय दलों का काफी दारोमदार होता है, इनके माइंडसेट पर, इनके मिजाज पर, तो इन इन क्षेत्रीय दलों को अपने यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को रीड करना चाहिए, अपने यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको जहन में रखना चाहिए। यकीनन सबका अधिकार होता है, हर क्षेत्रीय दल का अधिकार है कि वो मैक्सिमम बार्गेन करे, ये उसका राइट है। उसका राइट है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बार्गेन करके ले जाए, ये उसकी पॉलिटिकल क्लेवरनेस की निशानी है। लेकिन अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश अगर करेगा इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में, या किसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करेंगे, तो इन क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। इसका मैं इस तरह से अपनी बात को और आई मीन वाइडर एस्पेक्ट्स में समझाने की कोशिश आपके दर्शकों को करना चाहूंगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी मायावती का जो वोट परसेप्शन है, वो जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ परसेप्शन में लिपटा, वो निरंतर वहां पे डिफीट हो रही है उनको। उनका इंडिविजुअल वोट बैंक तो इंटैक्ट है, लेकिन उनके साथ जो एडिशनल वोट बैंक है माइनॉरिटीज का, वो उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये वो परसेप्शन है जिस परसेप्शन को इन क्षेत्रीय दलों को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। अगर ये क्षेत्रीय दल अपना प्रेशर मेंटेन करते हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन कांग्रेस भी अपने कार्ड खेलेगी। अगर ये विपक्षीय एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं या विपक्षीय एकता से हटकर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कांग्रेस भी स्वतंत्र है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इनको बीजेपी के परसेप्शन में रैप कर देगी कि यू आर अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, यू आर अगेंस्ट द विपक्षीय एकता, और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तब इन क्षेत्रीय दलों के लिए साथ अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल। जी मैं